नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन। तो फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और इसी सियासी खींचतान के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले पेट्रोल पर वैट में की गई बढ़ोतरी को पूरी तरह वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही राज्य के अपेक्षा करनी चाहिए। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यूपीए सरकार के समय टैक्स 9 रुपए के आसपास था, आज 32 रुपए तक पहुंच गया है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में अब भी पेट्रोल पर रमन सरकार के कार्यकाल जितना ही वैट लागू है, हमने राज्य में वैट पर कोई बढ़ोतरी नहीं की। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गला बजाने के बजाय सीएम बघेल पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत देने का काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य सरकार बीजेपी शासित राज्यों का उल्हाना देती थी, अब इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने हिस्से का वैट क्यों नहीं घटाती। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के घटे हुए एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद घटी हुई वैट पर लगातार सियासत जारी है। तो वहीं कुछ कांग्रेस शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल पर वैट भी कम कर दिया गया है, तो वहीं जहां पर वैट कम नहीं किया गया है वहां पर जो बीजेपी नेता हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और उनसे मांग करते नजर आ रहे हैं कि जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, बीजेपी शासित प्रदेश जो है वो एक्साइज ड्यूटी घटा सकते हैं, तो कांग्रेस शासित प्रदेश आखिर वैट क्यों नहीं घटा सकते, जिसको लेकर आपको बता दें कि जुबानी जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। और अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि जो एनडीए सरकार में जो 9 रुपए जो वैट था वो बढ़ाकर 32 पर पहुंच गया है, उसको पहले जैसा करें। और जबकि रमन सिंह सरकार में जो वैट था हमने वहां तक ही रखा है। और अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदेव साय ने कहा कि इधर उधर की बातें करने के बजाय भूपेश सरकार जनता को राहत दे और लगातार वैट कम करे ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके पेट्रोल डीजल के दामों में। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामान्यतः जब भी किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। उन्होंने कहा कि झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक नहीं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब आयोग का गठन किया गया था तब इसका कार्यकाल 3 महीने का था। 3 महीने के लिए गठित आयोग को जांच में 8 साल कैसे लग गए। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में शामिल हुए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण को सुना और चुनाव में जीत के मंत्र लिए। आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था और जिसमें कई नेता वर्चुअली शामिल हुए, तो कई नेता दिल्ली पहुंचकर बैठक में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअली शामिल होकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने बैठक में जीत के मंत्र लिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन कुछ राज्यों में उपचुनाव में देखने को मिला है, उसके बाद बीजेपी ने ये बैठक का आयोजन किया।
क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों में और उसमें बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। और उसको लेकर आज ये बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो आमंत्रित किए गए थे और साथ ही कुछ नेता ऐसे भी थे जो बैठक में वर्चुअली जुड़े और उन्होंने बैठक का हिस्सा बने। और उसके बाद आपको बता दें कि जो मूल मंत्र दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो उन्होंने लिए और कैसे किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए काम करना है, उस पर आज चर्चा की गई इस राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में। तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई नेता शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शामिल होने वाली थी, लेकिन वो केदारनाथ में होने की वजह से आ नहीं सकी। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, सह संगठन महामंत्री जयंत शर्मा, सांसद संध्या राय, शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पैविया शामिल हुए। इसमें संगठनात्मक कार्य, देश के आगामी समय में राजनीतिक परिदृश्य के मुद्दे पर चर्चा हुई। और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है, उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है और हम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जिस प्रकार से काम किया है, वे सभी कार्यकर्ता और नेता अभिनंदन के पात्र है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि, यही हमारे दो दिशाएं रहेंगे। इस दिशा में हम काम करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए, हमारी नीतियों के लिए। कि आज भोपाल में भी वर्चुअली माध्यम से कुछ लोग बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इसमें शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि इसमें नेताओं को टिप्स दिए गए कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें कैसे काम करना है और किस तरीके से लोगों के बीच जाना है और बीजेपी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं पेट्रोल डीजल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम करने पर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को राहत देते हुए वैट कम कर दिया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान अब इसी बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस, आखिर जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर वैट क्यों नहीं कम किया जाता। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है और सोनिया गांधी और राहुल बाबा बताएं कि अब केंद्र सरकार के इन कीमतों में कमी की है और बीजेपी शासित राज्यों में वैट और अतिरिक्त कर कम कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस शासित राज्य यह निर्णय कब लेंगे आखिर? उन पर चर्चा होगी। जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा होगी, संगठन के कामों पर चर्चा होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी की तारीफ के कसीदे पढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह वोट की राजनीति नहीं करती है, बल्कि सेवा से सरोकार रखती है। हमारा नेतृत्व चुनावी फायदे के बारे में सोचता है। तो
उपचुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क घटा था, लेकिन हमने उपचुनाव के बाद जनहित में कदम उठाया है। देखिए मित्र, मैं पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में एक बात कहूं कि ये हमारी कार्य पद्धति को भी उजागर करता है। ये पेट्रोल के दाम चुनाव के पहले भी घटाए जा सकते थे, उपचुनाव के पहले, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में जीतने के बाद कम किया। मतलब हम सेवा से सरोकार रखते हैं, राजनीति से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य सेवा करना है और इसलिए चुनाव के बाद हमने दाम घटाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दाम घटाए, चुनाव के बाद घटाए। यह स्पष्ट रूप से संकेत है कि वोटों की राजनीति को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तो छत्तीसगढ़ के पुराने कोरबा शहर के निवासियों की एक बहुप्रतीक्षित मांग को उस समय मूर्त रूप मिला। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर सर्व सुविधायुक्त गार्डन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि एक उद्यान के निर्माण की मांग बहुत पुरानी है। मैंने सत्ता में आते ही पहला कार्य यही किया है। आबकारी विभाग के वेयरहाउस को अन्यत्र स्थानांतरित कर यहां एक सर्व सुविधायुक्त उद्यान का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए निर्माण शुरू कराया गया। अभी एक चाह थी कि पुराना जो हमारा कोरबा शहर है इसमें गार्डन नहीं है और बहुत लंबे समय से हम लोग सोचते थे कि शहर के सभी लोग, मैं स्वयं भी जब साडा का अध्यक्ष था तो स्टेडियम जो अधूरा पड़ा हुआ था उसको पूरा करा के और घूमने के लिए जनता के लिए मैंने उसको ओपन कराया। उसके साथ साथ और भी बहुत से गार्डन जैसे अशोक वाटिका को भी घूमने के लिए चालू कराए। इस प्रकार से जो निहारका क्षेत्र में पुष्प का उद्यान जिसमें ताला लगे रहता था, स्मृति उद्यान। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से एक गार्डन की मांग चल रही थी, तो वहीं आपको बता देंगे राजस्व मंत्री जयसिंह ने लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया है और कहा कि ये उद्यान की मांग बहुत पुरानी है और इसी को लेकर मैंने सत्ता में आते ही सबसे पहले ये मांग पूरी की है और मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने गार्डन का लोकार्पण किया है। फिलहाल तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। यूनेस्को की सूची में ग्वालियर का संगीत 7 दिन में शामिल हो सकता है, क्योंकि यूनेस्को ने इन 7 दिनों के अंदर विश्व भर के देशों द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की संगीत श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन भारत की ओर से ग्वालियर का नाम इस श्रेणी के लिए भेजा गया था। ग्वालियर के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने की संभावनाएं हैं। इसके चलते माना जा रहा है कि ग्वालियर इस कैटेगरी में शामिल हो सकता है और यहाँ के संगीत का विश्व भर में इसे पहचान मिल सकेगी। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर के शास्त्रीय संगीत और ध्रुपद को विश्वव्यापी पहचान मिल सकती है। केंद्र सरकार ने ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की संगीत श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। यूनेस्को नवंबर में 7 दिनों के अंदर विश्व भर से भेजे गए नामों की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि ग्वालियर को फिलहाल यह बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्वालियर का नाम यूनेस्को को भेजा था और उसके बाद म्यूजिक का जो कंपटीशन यहाँ है उसमें ग्वालियर का नाम शामिल हो सकता है और ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस इन दोनों बहुमत में है और सत्ता पर काबिज है। ऐसे में सरकार के कई फैसलों का विरोध भी लाजमी है। इसी क्रम में सरकार ने सरगुजा जिले में बतौली तहसील में मां कुदरगढ़ी एल्लुमा रिफाइनरी की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों के इस विरोध का सामना आने वाले दिनों में सरकार के मंत्री अमरजीत भगत को भी करना पड़ सकता है। इस भय से अमरजीत भगत ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। तो वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पेट्रोलियम पदार्थों में टैक्स कर कमी करने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच महंगाई की मार और तेल निकालने वाले पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश की भूपेश सरकार कुंभकर्णीय नींद सो रही है। उन्होंने भूपेश सरकार को देश के अन्य राज्यों का अनुसरण करते हुए तत्काल पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने के लिए कहा है। तो खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां थाना किरनापुर क्षेत्र में गांव हीरापुर में 6 नवंबर की शाम को वन विभाग के टेलीविजन कर्मचारी राजकुमार बाहे ने मामूली विवाद पर अपनी पत्नी पुष्पाबाई की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के बेटे ने बताया था कि कल शाम उसकी मां के साथ किसी बात को लेकर उसके पिता का विवाद हुआ था, जिससे आक्रोशित होकर उसके पिता ने फावड़े से सिर पर वार किया और मां को घायल कर दिया था, जिसके कुछ देर बाद मां की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत किरनापुर थाने में की गई। शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया था, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सर, कल हिर्री में एक हत्या का मामला था, क्या था पूरा मामला? कल रात में 8:15 बजे के लगभग थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि वन विभाग में एक डेली बेस पे काम करने वाला व्यक्ति है राजकुमार बाहे, उसके द्वारा फावड़े से अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची थी और डेड बॉडी को कब्जे में लिया और आज पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आरोपी राजकुमार बाहे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ धारा 302, 506, 201 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है जी। आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जी। थैंक यू सर। है और पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था ये आरोपी। और इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि पति को ऐसा कदम उठाना पड़ा और उसने जिसके साथ 7 जन्मों के रिश्ते निभाने की कसम खाई थी और उसको ही मौत के घाट उतार दिया? जो घटना कातिल फरार हो गया है, इसमें ये बखूबी जानकारी बता दिया है कि नतीजा के बेटे ने बताया कि कल शाम उसकी मां के साथ किसी बात को लेकर के पिता का विवाद हो गया था, जिससे आक्रोशित होकर के पिता ने फावड़े से सिर पर वार कर दिया, जिसके कारण मां घायल हो गई, जिसकी कुछ देर बाद मौत भी हो गई। इसके बाद क्या कुछ अपडेट है कि आखिर ऐसा विवाद क्यों हुआ? क्या विवाद हुआ था जिसको लेकर पति ने ऐसा कदम उठाया और इसके बाद पत्नी पर फावड़े से वार कर दिया? जी, इसकी पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ मामूली विवाद को लेकर के ये बातें जो सामने आई हैं, जिसको लेकर के जो पति था वो काफी आक्रोशित हो गया था और वो बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि जो क्या बात आखिर थी कि जिसके कारण उन्होंने फावड़े से पत्नी का वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस अभी इसकी जानकारी दे रही है और पूछताछ जारी है अभी, लेकिन पूरी बात खुलासा नहीं हो पाया है। शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पत्नी की हत्या कर आरोपी फरार हो गया, तो फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन में सक्रिय बदमाश घर के बाहर खड़ी कार से कांच तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम में फ्रीजिंग क्षेत्र में एक बिल्डिंग के पीछे बर्रुचि मार्ग पर बीती रात बदमाशों ने 2 कारों के कांच तोड़ दिए और दरअसल 8 बदमाश बाइक और एक्टिवा पर सवार होकर आए थे और घर के बाहर खड़ी अंकित जैन की कार में कांच तोड़ दिया। और वहीं बैंक ऑफ इंडिया के सेठी नगर शाखा से अफसर
अभिषेक शर्मा की कार का कांच तोड़ दिया और कांच फोड़ने के बाद बदमाश हंगामा करते हुए वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। ये बताएं किस प्रकार की घटना हुई है, क्या है? रात को लगभग 11 सवा 11 बजे के करीब अपने एके बिल्डिंग के पीछे से 4 लोग आए, 2 बाइक पे 2 एक्टिवा पे, और पहले तो हमारी गाड़ी का कांच फोड़ा बैक साइड से, फिर आगे गए, सामने अभिषेक जी शर्मा रहते हैं, उनकी गाड़ी का फ्रंट ग्लास फोड़ा, और सामने वाले भैया इतनी देर में आए, उन्होंने चिल्लाया ज़ोर से तो भाग गए सब। और फिर हमने डायल 100 पर खबर करी, पुलिस आई, सारी जानकारी दी उनको। कि पहले भी इस प्रकार की घटना यहाँ हो चुकी है? जब से ये कलाली आई है पास में होती ही रहती है कुछ ना कुछ। अभी 2 महीने पहले एक एक्टिवा चोरी हो गई थी, 1-1.5 साल पहले हमारी कार चोरी हो गई थी, उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। कभी नाली के पिल्लर उखाड़ ले जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, चलता ही रहता है दिन भर यहाँ पर। जब से कलाली आई है जब से बहुत परेशानी है सबको। आपका नाम बताइए। अंकित जैन। उज्जैन में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और किसी की भी कार का शीशा तोड़कर वो फरार हो जा रहे हैं और लगातार अपनी जो उनके मंसूबे हैं उनको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और अपडेट्स के साथ वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरीके से उज्जैन में जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं? जब से ये लॉकडाउन खुला है और उसके बाद से त्योहार निकले हैं, त्योहारों के बाद बदमाश लगातार मतलब उधम मचाते नजर आ रहे हैं। कहीं पे चेन स्नैचिंग घटनाएं भी हो रही हैं, तो गाड़ी की तोड़फोड़ी मचा रहे हैं। और ये जरा जब पुलिस से इसकी जानकारी ली आती है तो पुलिस का कहना ये रहता है कि ये सब नशा करने वाले लोग हैं जो इसमें कुछ नशा करते हैं और नशे के उसमें ये सब चीजें करते हैं। ये जो घटना है ये बरूची मार्ग फ्रीगंज क्षेत्र की है, जहाँ पे कलाली है। कलाली के पास से गाड़ी बाइक सवारों और एक्टिवा पे कुल 8 लोग मिलकर निकले थे, जिन्होंने रास्ते में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सभी गाड़ियों के कांच फोड़े और उनमें तोड़फोड़ भी मचाई है। ऐसी ये गाड़ी अंकित जैन की भी थी, जिनके गाड़ी का नंबर MP 83 है 7451 है। उनके पीछे से कांच के ऊपर ईंट की मार मारी। और ये जो अंकित जी हैं नमकीन कारोबारी भी हैं। ऐसे हम बता दें कि ऐसे ही कुछ दिन पहले भी नानागढ़ क्षेत्रों में और अलग अलग कई क्षेत्रों में गाड़ी का शीशा फोड़ने की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन विजेंद्र, आखिर पुलिस ने तो पल्ला झाड़ लिया कहकर कि ये नशे वाले लोग थे, लेकिन आखिर पुलिस इन पर कार्रवाई करने से चूकती क्यों है और आखिर ये कार्रवाई होती क्यों नहीं है? कहती है कि हमें फुटेज मिल जाएंगे, या वो फुटेज में हमें या ये लोग दिख जाए तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर फुटेज में नहीं दिखे तो हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे, या इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कहाँ से कहाँ तक है। और आम नागरिकों से हमेशा अपील कर देती है कि अपने घर के बाहर CCTV लगाएं और ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उन्हें हमें सूचना दें। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये घटनाएं उज्जैन में चली आ रही हैं। कभी गाड़ियों के कांच फोड़े जाते हैं, कभी चेन स्नैचिंग होती है, कभी चाकूबाजी हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये लगातार हर दिन ऐसा एक ना एक मामला देखने में आ रहा है कि कहीं गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है, चेन स्नैचिंग हुई है या कहीं चोरी हुई है। नहीं तो क्या बदमाशों के अंदर जो पुलिस का डर होता है, खौफ होता है, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है और वो लगातार जो उनके मंसूबे हैं उनको अंजाम देते नजर आ रहे हैं? हाँ, काफी समय से ऐसा ही देखने में महसूस हो रहा है कि एक प्रकार से बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल एक तरफ से खत्म हो चुका है। आए दिन मोहल्लों में तलवारबाजियां करते हैं, मारापीटी करते हैं, गाड़ियों के कांच फोड़ जाते हैं, चेन स्नैचिंग कर लेते हैं। ऐसा इनको देखने में एक प्रकार से पुलिस का एक प्रकार से खौफ खत्म हो चुका है, जिससे बदमाश बहुत अधिक रूप में सक्रिय हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वारदात हुई है उसको लेकर पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठता है। शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वो किसी भी की गाड़ी को तोड़ देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं और लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देने से वो पीछे नहीं हटते। तो खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर आपको बता दें शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू ब्लॉक में स्थित बुटीक में रात 11 बजे अचानक भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। आपको बता दें कि न्यू ब्लॉक में कपड़े के बुटीक में अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी और बुटीक में आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? भावना जी, किस तरह से दुकान में आग लगी, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ आपको तो बताइए। शटर में पीछे से लगी है शायद।
इसमें। तो उसकी वजह से कितने बजे की घटना है ये, कैसे तो आपको कैसे पता लगा? 11 बजे की है। घर पर एक लड़का गया था बताने, जब हम लोग आए हैं, जब लग चुकी थी आग। किस चीज़ की दुकान थी आपकी ये? ये रेडीमेड गर्ल्स वियर की थी। कितना नुकसान आप मान के चल रहे हैं इसमें? कितना नुकसान है? 20 लाख। 20 लाख रुपए का माल था। तो किस तरह से इस आग पर काबू पाया गया, क्या कुछ किया आपने? फायर ब्रिगेड से पाया गया काबू। पुलिस FIR हो गई है? तो और मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां ब्रिटिशकालीन घास बंगला में अचानक आग लग गई और वहीं घास बंगला है जो टियोरी नगर के आकर्षण का केंद्र प्रमुख था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तुरंत ही बचाव टीम हरकत में आई, लेकिन तब तक आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी। आनन फानन में कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं ही बाहर निकाली गई, तो वहीं काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।